Welcome you all in Bimla Jaswal's Commerce Caliber. After watching this video, you will be able to understand the benefits and limitations of FDI. जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई फॉरेन कंपनी किसी और कंट्री में जाके पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसको हम FDI बोलते हैं। अब उसके क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कोई भी कंट्री इतना सक्षम नहीं है कि वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए खुद से कर सके। सो देयर इज़ ऑलवेज ए गैप बिटवीन द डोमेस्टिक सेविंग एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर दैट गैप इज़ फिल्ड बाय द FDI बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल इन वेरियस फॉर्म्स। सो इस तरह जो एक इकॉनमी है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए बाहर के कंट्रियों से, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है तो वो ले सकते हैं, या उनके पास पैसे की कमी है तो वो FDI अलग अलग वे से उनकी हेल्प करती है तो वो अपनी इकॉनमी को डेवलप कर सकते हैं। देन कम्स अवेलेबिलिटी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उनके पास पैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बट दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। सो इसलिए जैसे जापान है, हम जानते हैं कि वो कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। सो इसलिए फिर जो इंडियन कंपनीज़ है उन्होंने फॉरेन की कंपनी, जापान की कंपनी से जॉइंट वेंचर किए, उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया ताकि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल सके और वो मिलकर जो कंपनी की प्रोडक्शन उसको बढ़ा सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हीरो होंडा में होंडा कंपनी ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी। मारुति सुजुकी में जो सुजुकी कंपनी है वो भी जापान की कंपनी है, उन्होंने मारुति को अपनी टेक्नोलॉजी कह लो, या उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं विच आर एक्सपर्ट इन द टेक्निकल नो हाउ, उनके साथ मिलके उनको जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी और उस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन जो है मारुति की गई। देन आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जनरली क्या होता है, जो भी कंट्री इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है उसका क्या बैलेंस बनता है। जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनके पास इतनी ज़्यादा उनकी जो प्रोसेसिंग है इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होती कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा आए, जबकि वो फॉरेन कंट्री से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए फिर उनका जो है गैप हो जाता है कि अमाउंट विच इज़ ड्यू टू दी फॉरेन कंपनीज़, और उसमें दे हैव टू पे इन फॉरेन करेंसीज। सो उसको ठीक करने के लिए जो FDI है वो कंट्री अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि जब FDI किसी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी तो वो उसका जो माल है अच्छी तरह से बनेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी आती है तो उससे उस कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है उसको फेवरेबल बनाया जा सकता है। देन बेटर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत से डेवलपिंग कंट्री जो हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट they are not in a position to utilize those natural resources. Therefore, they have to depend on the foreign companies for the proper utilization of those natural resources. Then foster competition. अब जब भी सपोज करो इंडियन कंपनी है और एक फॉरेन की कंपनी है। इंडियन कंपनी, जब हमें पता होता है कि हमारे आसपास हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंपटीटर नहीं है तो हम अपनी स्पीड से काम करते रहते हैं, बट जब FD आ जाती है, MNC आ जाती है, फॉरेन की कंपनी आ जाती है तो उनको देख देख के फिर जो दूसरी कंपनीज है, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, उनके दिमाग में भी आता है कि क्यों ना हम भी अपनी प्रोडक्शन को सुधारें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें। तो ऐसे उनमें जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, और जितनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी होगी उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी, और लोगों को, जो कंज्यूमर है, उनको गुड्स जो है वो कम कीमत पे बेटर क्वालिटी की जो गुड्स है दैट कैन बी अवेलेबल। देन इन्हांस ग्लोबल प्रेजेंस। बहुत से जो कंपनीज है, जैसे इंडियन कंपनी है, जैसे कि हम टाटा कंपनी ले लेते हैं, तो FDI के कारण ही वो जो कंपनी है जो दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में उनके बिजनेस है। तो इस तरह जो एक इंडियन कंपनी है या एक डोमेस्टिक कंपनी है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी जो एग्जिस्टेंस है उनको बना सकती है, अपनी ऑपरेशंस को सेट कर सकती है, जहाँ भी उनको लगता है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनको वो रिड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर दे गो टू दैट कंट्री। जैसे कि टाटा स्टील ने कोरस
कंपनियां जो कि ब्रिटेन की थी उसको परचेज़ किया। देन उन्होंने जो लैंड रोवर है टाटा मोटर्स ने उस कंपनी को टेक ओवर किया। सो उससे क्या है जो कंट्रीज़ हैं उनमें बाकी कंट्रीज़ में भी जो हमारी जो कंपनी है उनकी अब इम्पोर्टेंस बन गई है। लोग जानते हैं कि दीज आर द इंडियन कंपनी, सो इसलिए ग्लोबल प्रेजेंस को इम्प्रूव करता है। देन बिल्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इन इकोनॉमिक मतलब कि जैसे गवर्नमेंट को रोड्स को इम्प्रूव करना पड़ रहा है, पोर्ट्स जो हैं वो उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। देन जो है टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज ढूंढे जाते हैं। तो इन सभी से जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, लोगों को भी उसमें बेनिफिट मिलता है। अगर अच्छी सड़क है तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। सो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी ऐसी एमएनसी कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं तो उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी एक दूसरे कंट्री में विजिट करते रहते हैं। तो इससे वो दे कैन लर्न फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कि उनका वर्क कल्चर क्या है, वो कैसे लोग काम करते हैं, उनमें बाकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसी हैं एक कंपनी को डेवलप करने के लिए। देन प्रमोट रिसर्च। जब भी एमएनसी कंपनीज अलग अलग कंट्री में भी जाके ऑपरेट करती हैं तो उनको एक दूसरे से लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। देन दे ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितनी भी कंपनीज जितनी एफडीआई ज़्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब हम अमेजॉन ही देख लो, कितने सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं उसमें, जैसे मैकडोनल्ड है। देन ऐसी जो बहुत से मतलब जब भी ऐसी कंपनीज अलग अलग कंट्री में जाके बिजनेस करती हैं तो दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल, इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब वही चीज़ अगर सिर्फ इंडियन कंपनी कह लो हमारी बना रही थी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। जब कंपटीशन होने लगा, टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चीज़ की रिड्यूस हो गई। अब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में देखो तो आज से 20 साल पहले जो कलर टीवी था उसकी कीमत कितनी थी तो आज कितनी है। तो इट मीन्स नाउ वो चीज़ें जो कि सिर्फ पहले हायर स्ट्रेटा के लोग या मिडिल सोसाइटी के लोग ही परचेज कर रहे थे, अब वो इवन के जो डेली लेबरर हैं, वर्कर्स हैं, दे आर आल्सो यूजिंग ऑल दिस थिंग्स बिकॉज उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम हो गई है। दीज आर इजीली अवेलेबल एंड वेरी चीप रेट्स। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का इम्प्रूव होता है। उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा टर्नओवर होगी, उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, जितनी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं तो उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा होगा। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई।